रिसर्च जर्नल क्या होता है, रिसर्च जर्नल्स की साइटेशंस क्या होती हैं, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि HEC से साइकोलॉजी के जर्नल्स कौन कौन से हैं, इन जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर के बजाय W, X, Y एंड Z की कैटेगरीज क्यों बनाई जाती हैं, हमारे पेपर्स पब्लिश क्यों नहीं हो पाते, कौन से जर्नल में रिसर्च पब्लिश की जाए, HEC से रिकग्नाइज्ड हो या इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल हो उसमें हम अपनी रिसर्च पब्लिश करवाएं, हम अपनी रिसर्च कैसे पब्लिश कर सकते हैं, रिसर्च पब्लिश करवाने का फ़ायदा क्या क्या होता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च जर्नल होता क्या है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक एक अखबार का तसलसल जो रोज़ाना, माहाना, सेमाई, शशमाई या सालाना की बुनियादों पर बाकायदा तौर पर शाया किया जाए एक जर्नल कहलाता है। ये जर्नल किसी ख़ास मज़मून के लिए अलग भी शाया किए जाते हैं। इसी लफ्ज़ जर्नल से ही जर्नलिस्ट या जर्नलिज़म भी निकला है। रिसर्च या जर्नल्स की साइटेशंस क्या होती हैं। रिसर्च साइटेशंस या जर्नल की साइटेशंस जितनी बार भी किसी ख़ास पेपर का या किसी रिसर्च का हवाला दिया जाए वो उस जर्नल्स की साइटेशन या रिसर्च की साइटेशंस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जिसका नाम सटीन है, उसने 2018 में अल्ज़ाइमर के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की और उस रिसर्च को एक बंदे ने 2019 या 20 में एक और नई रिसर्च की जिसकी फाइंडिंग्स इसके साथ आईं, तो उसने इसका हवाला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इसकी साइटेशन दी। अब जितनी बार कोई बंदा हमारी रिसर्च का या इसकी रिसर्च का हवाला देता जाएगा, इसका मतलब ये कि उसकी साइटेशन रेट बढ़ता जाएगा और ये वक्त के साथ साथ जो जो रिसर्चेस होती हैं इसकी रेशो बढ़ती जाती है। जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल के आखिरी 2 सालों के हवाला जात की औसत तादाद होती है। यानी कि एक जर्नल है जिसका नाम नेचर है, इसकी अगर हम साइटेशन को काउंट करें और इसका इम्पैक्ट फैक्टर मालूम करने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा। मिसाल के तौर पर 2017 में इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, तो इसमें 2015 की साइटेशन प्लस 2016 की साइटेशन डिवाइडेड बाय 2015 की पब्लिकेशंस प्लस 2016 की पब्लिकेशंस, जो रेशो हमारे पास आएगी, जो सम भी आएगा उसको हम इसके ऊपर टोटल साइटेशंस के ऊपर हम पब्लिकेशंस को डिवाइड कर देंगे। जो जवाब हमारे पास आएगा वो उस जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर होती है। मिसाल के तौर पर अब हम देखें कि नेचर जर्नल का 2017 में इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, तो ये 41.577 इसका इम्पैक्ट फैक्टर था 2017 में। अच्छा, इसी तरह से जर्नल्स की एक लिस्ट होती है जिसको JCR बोलते हैं, यानी कि जर्नल्स साइटेशन रिपोर्ट। इसमें तमाम जर्नल्स के उस साल के या उससे पिछले साल के इम्पैक्ट फैक्टर्स लिखे होते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि ये जर्नल्स किस अहमियत का हामिल है। अभी हमने देखा था कि नेचर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, तो 2017 में इसका 41.577 था, तो यहाँ पर वही मेंशन किया गया है। इसी तरह से कोई भी अच्छी अहमियत का हामिल जो जर्नल होता है वो आपको JCR लिस्ट में ही मिलेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजी के जर्नल्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, चौथे नंबर पर है बेरिया जर्नल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, पाँचवें नंबर पर है पाकिस्तान जर्नल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। इन जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर के बजाय W, X, Y एंड Z कैटेगरीज़ क्यों बनाई जाती हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी जर्नल्स की। तो इम्पैक्ट फैक्टर दरअसल जस्ट डिपेंड करता है किसी भी जर्नल को साइटेशंस कितनी मिली हैं, जबकि जो उसकी कैटेगरी बनाई जाती है W, X, Y एंड Z वो जर्नल की प्रेस्टीज के हवाले से होती है, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसके अंदर जो रिसर्चर्स हैं उनकी क्वालिटी कितनी थी। ये क्वांटिटी के ऊपर इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं करता, गो के करता भी है इसका H इंडेक्स, लेकिन जिस तरह से साइटेशंस में हम जस्ट इम्पैक्ट फैक्टर को काउंट कर लेते हैं उस तरह से नहीं होता। अच्छा, अब पाकिस्तान में या हम ओवरऑल पहले देखते हैं कि इन जर्नल्स की रैंकिंग कैसे होती है। W कैटेगरी का जो जर्नल होता है वो हाईएस्ट रैंकिंग का जर्नल हामिल समझा जाता है कि ये सबसे हाईएस्ट है। X कैटेगरी का जो होता है वो हाई रैंकिंग में होता है और ये हायर डिग्री वाले लोग जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि वो X जर्नल में अपनी रिसर्च पब्लिश करवाएं।
वाई कैटेगरी का लो रैंकिंग जर्नल होता है, और जो कि जेड कैटेगरी में जर्नल्स आते हैं ये ज़्यादातर वो वाला जर्नल होता है जिसको हमेशा ये ख़तरा रहता है कि उसको HEC डी रिकॉग्नाइज़ कर देगी, क्योंकि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तो उसको डी रिकॉग्नाइज़ कर दिया जाता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई जर्नल नया हो और उसका भी एंट्री लेवल हो, तो इस वजह से भी उसको जेड कैटेगरी में करते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी की बात होती है तो इसलिए हो सकता है कि नया जर्नल भी अच्छी रैंकिंग का हामिल हो सकता है। अच्छा, अभी साइकोलॉजी के जो जर्नल्स हैं उनमें से पाकिस्तान में उनकी कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो जर्नल है वो एक्स कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जर्नल है जो कि वाई कैटेगरी का है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का जर्नल है जो वाई कैटेगरी में है। बेरिया यूनिवर्सिटी कराची का जो जर्नल है वो भी वाई कैटेगरी में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो जर्नल है वो जेड कैटेगरी में है आज तक की डेट में, जो HEC की वेबसाइट पे मेंशन है। अच्छा, कोई भी जर्नल, कोई भी पाकिस्तानी जर्नल जो साइकोलॉजी का है वो JCR की लिस्ट में अब तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी जर्नल्स की अभी तक इम्पैक्ट फैक्टर नहीं बना, या उस लिस्ट में, उस दौड़ में ये शामिल नहीं हुए। अच्छा, जो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है और उसका प्रेस्टीजियस इंडेक्स होता है, उनमें फ़र्क क्या होता है, या क्या ये एक जैसे होते हैं, इनमें से बेहतर कौन सा होता है, तो इसको हम आपस में कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो आपकी साइटेशंस को काउंट किया जाता है। उसको यूँ समझ लें कि वो एक गाड़ी हो और उसकी क्वालिटीज़ हों, ठीक है, उसके अंदर सहूलियात कितनी है, फ्यूल कंजप्शंस कितनी है, मॉडल कौन सा है, वो इस तरह से उसकी क्वालिटीज़ होंगी। इसी तरह से जो जर्नल की प्रेस्टीज है वो ड्राइवर की खसूसियात होती हैं। मतलब एक बहुत अच्छा ड्राइवर हो और उसके पास गाड़ी ख़राब हो तो फिर भी बात नहीं बनती, और मतलब इन दोनों को हम आपस में किसी सूरत में कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहाँ पर रिसर्च की क्वालिटी की बात होती है और यहाँ पर जस्ट उनकी साइटेशंस की बात की जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पर रिसर्च की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो इम्पैक्ट फैक्टर में, लेकिन साइटेशंस अगर उनको अच्छी मिल गई है तो इसका मतलब ये कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। और प्रेस्टीज इंडेक्स जो होता है ये क्योंकि अभी एक नया सिस्टम है तो इसको HEC ने अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, हमारे पेपर्स पब्लिश क्यों नहीं हो पाते, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिनमें से चंद एक मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात रिव्यूअर्स को रिसर्च डिज़ाइन नहीं पसंद आता हमारे वेरिएबल्स के साथ। सम टाइम ऐसे होता है कि हम जब सबमिट कर रहे होते हैं उस टाइम हमें कोई एरर्स हो जाती हैं जिससे हमारी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारी इंग्लिश क्वालिटी जो होती है वो बहुत पुअर होती है, या फिर हम जो जर्नल का फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम अपनी सबमिशन नहीं करते। हमारी स्टडी जो होती है इरेलेवेंट होती है। फिर सम टाइम हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो इरेलेवेंट होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। हमारे कुछ एविडेंस जो होते हैं वो पुअर होते हैं। हो सकता है हमने स्केल वो वाला इस्तेमाल ना किया हो जो कि करना चाहिए था, या वो वाला स्केल कर दिया जो कि अच्छी अहमियत का हामिल नहीं था। फिर इसके बाद कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेपर्स आ जाते हैं और हर जर्नल्स की एक लिमिट होती है। अगर हम साइकोलॉजी के या सोशल साइंसेस के जर्नल्स की बात करें तो इनकी लिमिट 5 से 20 पब्लिक होते हैं, पेपर्स होते हैं पर इशू। मतलब 20 से ज़्यादा ये पेपर्स पब्लिश नहीं कर पाते। इसलिए अगर उनको 500 या 400 600 इनको पेपर्स आ गए तो उनमें से टॉप 20 को ही रखेंगे, तो हमारे चांसेस फिर वहाँ पर ज़्यादा होते हैं कि हमें वो एक्सेप्ट ना करें। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम हो चुका होता है, इसलिए भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई नावल टॉपिक नहीं होता। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारा जो प्लेजरिज्म है वो एक्सेप्टेबल रेंज से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम जब कोई रिव्यूअर हमें कोई रिप्लाई करता है तो सम टाइम हम उसको जो टाइम हमसे वो मांगता है उतने टाइम में हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर वो हमें कहते हैं जी कि अपनी कोई परमिशन बता दो किसी स्केल की, तो वो हमारे पास अगर नहीं है तो फिर वो एक गिवन टाइम जो होता है उसके अंदर अंदर हम उसको रिप्लाई ना दें तो वो दोबारा फिर हमारा पेपर जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये पिछले 6 माह के अंदर मैंने कुछ जर्नल्स में जो अपनी पब्लिकेशंस भेजी थी, अपने पेपर्स भेजे थे पब्लिकेशंस के लिए, उनके जो रिप्लाई आए हैं उनकी बेस पे मैंने ये तमाम चीज़ें दी हैं। किसी को मेरा रिसर्च डिज़ाइन नहीं पसंद आया, किसी को सबमिशन एरर्स आ गया, किसी ने कहा कि आपकी इंग्लिश उस तरह की नहीं है जो हमें करनी चाहिए, किसी ने कहा कि फॉर्मेट सही नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा कि जी कि स्टडी रेलेवेंट है, किसी ने कहा जी कि एविडेंस कुछ पुअर हैं। मतलब किसी ने कहा जी कि हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा हैं, आपको हम अभी नहीं कर सकते। फिर किसी ने कहा टॉपिक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है, किसी ने कहा कि आपका मतलब तमाम वो वाली चीज़ें जो मुझे फेस हुई वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ।
अच्छा, कौन से जर्नल में रिसर्च पब्लिश की जाए, HEC से जो रिकग्नाइज्ड हो या इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में? तो बात वही आएगी कि इम्पैक्ट फैक्टर वाला जो जर्नल है वो ऑटोमेटिकली हाई रैंकिंग का होगा, जबकि HEC वाला है उसमें इनकी अपनी जो कैटेगरीज हैं वो W, X, Y और Z है, और इसी तरह से इनकी जो प्रेस्टीज है वो बनती भी है। मिसाल के तौर पर HEC में जो पहले नंबर पर है वो W कैटेगरी का हाई रैंकिंग होगा, फिर X वाला लोअर होगा, Y वाला उससे लोअर होगा और Z वाला सबसे लोअर होगा। अगर हमें यहाँ पर भी हमने देखा कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हमें रिसर्च नहीं एक्सेप्ट हो रही, W में भी नहीं हो रही, X में भी नहीं हो रही, Y में भी नहीं हो रही, Z में भी नहीं हो रही, तो फिर हम किसी और जर्नल में जो ख़ासकर पाकिस्तानी है उसको हम प्रेफर करेंगे। तो इसमें भी अमूमन पहले तो इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा और HEC से अभी रिकग्नाइज भी नहीं होगा। हो सकता है कि ये बहुत नया जर्नल हो, लेकिन हमने क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के लिए, या हो सकता है कि ये जर्नल कल बहुत तरक्की कर जाए और हमारी पब्लिश हुई होगी रिसर्च, तो ऑटोमेटिकली उसकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हम अपनी रिसर्च पब्लिश कैसे करें? अच्छा, इसके लिए आप सबसे पहले वो वाले जर्नल्स देखें जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर के हों। आप JCR लिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखें कि हमारे वेरिएबल्स के मुताबिक कोई जर्नल अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि मेरा जो वेरिएबल है सुसाइडल अटैम्प्ट है, तो मुझे 3-4 जर्नल मिल गए जो सुसाइडल अटैम्प्ट के थे। जैसे आर्काइव्स ऑफ सुसाइड मिल गया, तो इस तरह से ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमें वो वाले जर्नल जल्दी हमें एक्सेप्ट कर लें। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो जल्दी हमें जवाब भी दे देते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट को, हमारी पेपर को लाजमी रिव्यू करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम जर्नल की वेबसाइट पर जाकर हमने अपनी ID बनानी होती है और आथर्स की गाइडलाइंस को पढ़ना है। फिर हमने उस जर्नल की जो पहले के आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना है ताकि हमें आइडिया हो जाए। फिर अपना पेपर लिखना है, अपना प्लेजरिज्म चेक करना है और अपनी जो सबमिशन है वो स्टार्ट कर देनी है, और फिर हमने वेट करना है कि उनका रिप्लाई क्या आता है। जब तक हमें उनका कोई रिप्लाई ना आ जाए हम इस पेपर को किसी और जर्नल में सबमिट नहीं कर सकते। जब रिप्लाई आ जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर वो हमसे अगर कोई फ़ी उनकी है तो वो मांगेंगे, तो वो हमने पेमेंट करनी होती है और फिर हमें वो बता देते हैं कि हमारा पेपर कौन से इशू में पब्लिश हो जाएगा। अगर हम HEC के रिकग्नाइज्ड जर्नल्स की बात करें तो वही HEC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर पहले आप सर्च करें कि साइकोलॉजी का जर्नल कोई है अवेलेबल, और उनमें से हमारी किसी में भी अपनी रिसर्च जो मैंने पहले मेंशन किए हैं वहाँ पर सबमिट कर दें। कोई जवाब नहीं आ रहा तो फिर आप साइकेट्री का कोई देख लें, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी की रिसर्चेज़ हैं साइकेट्री के साथ भी चल रही होती हैं। अगर वहाँ से भी जवाब नहीं आता तो हो सकता है कि हमारा टॉपिक मेडिकल के साथ भी रिलेटेड हो, वहाँ पर हम कर लेते हैं। अगर वहाँ से भी हमें जवाब नहीं आता तो फिर एक और जर्नल होते हैं जिनको कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ भी वो हमें जवाब ना दें, तो बजाय इसके कि हम अपनी रिसर्च को मज़ीद पुराना करते जाएं तो हम कोई नया जर्नल देख सकते हैं। बेशक हम अपनी एक्सपीरियंस के लिए देख लें। तो हम अपनी एक थीसिस से काफ़ी सारे पेपर्स निकाल भी सकते हैं। तो अगर हमारे 3 पेपर्स निकल रहे हैं तो एक आध जो पेपर है वो इन लोअर लेवल जो जर्नल्स होते हैं उनमें हम पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही तरीका होता है कि हम अपना ID बनाते हैं, फिर गाइडलाइंस पढ़ते हैं, फिर अपना प्रीवियस जर्नल, उस जर्नल्स की प्रीवियस जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते हैं, अपना पेपर लिखते हैं, प्लेजरिज्म चेक करते हैं और फिर अपनी जो सबमिशन है उसको स्टार्ट करते हैं, रिप्लाई का वेट करते हैं, अगर फ़ी है तो उसको पे कर देते हैं। ये हो जाती है हमारी सबमिशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपनी जो रिसर्च है उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं या सबमिशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर एक पाकिस्तानी जर्नल है उसकी, यहाँ पर हम अपनी रिसर्च जो है वो सबमिट करने लगे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान साइकोलॉजिकल सोसाइटी का जर्नल है, इसकी हम वेबसाइट पे आ रहे हैं। यहाँ पे जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है हमने आथर की। अच्छा चलें जी, हमने ये भी पढ़ ली। अब हम सबमिशन पे आ जाते हैं। सबमिशन में आने से पहले यहाँ पर उन्होंने एक लिंक दिया हुआ होता है कि हम अपनी जो सबमिशन है वो इस लिंक के थ्रू करेंगे। तो हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हमारे पास जर्नल की वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमने सबमिशन करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर वही आपने अपना ID बनाना होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, मेरा ID बना हुआ है। तो हम यहाँ पर अपने मेक अ सबमिशन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर फिर हमने वही गाइडलाइन देता है कि क्या ये चेकलिस्ट आपकी पूरी है। तो हमारी पूरी है जी, हमने क्या करना है, उसको मेक अ न्यू सबमिशन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, फिर यहाँ पर वो हमसे पूछता है जी कि भाई आपका ये जो आर्टिकल है
ओरिजिनल आर्टिकल है, इसमें क्वालिटेटिव आर्टिकल मतलब हम देख लेते हैं कि मेरी जो रिसर्च है किस हवाले से है, या हमारी केस स्टडी है। तो मेरा जो ओरिजिनल आर्टिकल है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर उन्होंने सबमिशन रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, इनको देखें। इनमें से अगर एक भी हमारी मिस हो रही है तो तब तक हम सबमिशन ना करें, ठीक है। जब सारी हो गई तो फिर हम यहाँ पर अगर उसको कुछ बात पूछना चाह रहे हैं तो हम उसको यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको यस करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि हमने उसके जो जर्नल है उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि उनके जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे हैं पहले से, ठीक है। उस फॉर्मेट के मुताबिक हमने अपना पेपर सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना पेपर उस आर्टिकल के उनके आर्टिकल के मुताबिक बनाया हुआ है, और इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि वो आपको दिखा देता हूँ कि आर्टिकल का सैम्पल है कैसा। तो मेरा आर्टिकल ये है जो मैंने सबमिट कर दिया है। सबसे ऊपर टॉपिक है, ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन सुसाइडल आइडिएशन इन एडोलेसेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। नीचे ऑथर नेम्स हैं, मेरा नाम है, मेरी सुपरवाइज़र का है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, तमाम चीज़ें इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अच्छा, ये हो गया, ये हमने अपलोड कर दिया। फिर हम दोबारा आ जाते हैं, हम गलती से हो गई, अब हमसे कोई और फाइल अपलोड हो गई तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वो फिर पूछता है जी कि कोई और गलती तो नहीं है। हमने उसको भी देख लिया जी, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर अगर हम कोई और फाइल अपलोड करनी है, मिसाल के तौर पर मैंने रेफरेंसेस अपलोड करने हैं जी, वो नहीं रह वो मुझसे रह गए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर आकर इसके दोबारा से ना उसी फाइल के फ़ोल्डर में जाएंगे, रेफरेंसेस लिस्ट पे जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखने की होती है कि क्या मेरी जो रिसर्च है, जो पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसका जो प्लेजरिज्म है वो एक्सेप्टेबल रेंज में है कि नहीं है। तो हमें मोस्टली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को ये मुश्किलात पेश आती हैं कि हमारा जो प्लेजरिज्म होता है वो बग़ैर चेक किए हम भेज देते हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हो इसी चैनल पे। आप इसकी वीडियो सर्च करें और यहाँ अपनी आईडीज़ बना लें। और ये मैंने सबमिट किया था अपना पेपर, और इसका मैंने प्लेजरिज्म चेक किया था तो वो हमारे पास आया था 16%, ठीक है। और ये ग्रीन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। अगर ये इस कलर का हो येलो सा, और ये 25 से ऊपर का हो या 25 या उससे ऊपर का हो, तो ये एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं होता। लेकिन हमने इसको अपनी जो HEC कहती है उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक लाना होता है। तो हम देख लेते हैं ये, क्योंकि मैंने अब सबमिट किया हुआ है तो हम इसको व्यू करेंगे। तो मेरे पास ये ऑलरेडी जो है डाउनलोड हुआ है, तो हम ना इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इसका जो रिज़ल्ट था वो ये आया हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो है 16% है, इंटरनेट सोर्सेज 3% है, ये 4 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये तमाम डिटेल हमें प्लेजरिज्म की आ जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरा जो पेपर है अब सबमिट होने के काबिल, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम दोबारा यहाँ पर आकर हम जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो अगेन ये फिर इस जगह पे आ जाएगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो ये आखिरी ऑप्शन हमसे मांगता है कि जी कंफर्म करते हैं, तो ये सबमिट हो जाना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है तो इसलिए हम इसको अब कंफर्म नहीं कर रहे। अच्छा, रिसर्च पब्लिश करवाने का फ़ायदा क्या होता है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से पहले नंबर पर या कुछ समझ लें कि लोगों को हमारी जो फाइंडिंग्स होंगी, हमने जो रिज़ल्ट निकाले होंगे उन तक एक्सेस होगा। क्योंकि हमारा पेपर हमने जो रिसर्च कर ली पब्लिश किए बिना वो रिसर्च कहलाती नहीं है, क्योंकि वो हमने अपने घर में अगर संभाल के रख लिए, लाइब्रेरी में रख लिए, उसको कोई भी नहीं पढ़ेगा जब तक कि वो पब्लिश नहीं होगी। अच्छा, फिर हम बाकी लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स को समझेंगे, हमें नया प्रॉब्लम समझने का मौका मिलता है, उसके सॉल्यूशंस का हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने सुसाइडल के ऊपर रिसर्च की तो बाकी लोगों को मैंने पढ़ा, मुझे उनकी फाइंडिंग्स का पता चला, मैंने कंट्रीब्यूशन दी, इसी तरह से बाकी लोग भी मुझे पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोफेशनल्स के लिए हमें गाइडलाइंस जो होती हैं बाकी उन लोगों को हम देते हैं, जिसमें हम रिकमेंडेशंस देते हैं, प्रोफेशनल्स उसको देखते हैं। जैसा कि हमने सुसाइडल पे रिसर्च की तो कोई साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर किसी ऐसे बच्चे को, नौजवान को देख रहा है जिसने सुसाइडल अटैम्प्ट किया हुआ है, तो उसको गाइडलाइंस या काफ़ी सारी मालूमात मिल सकती है कि पेरेंट्स का कैसा रवैया होता है और जिसमें बच्चे इस तरफ राग़िब हो जाते हैं। फिर हम ये हमारे लिए एक एसेट होता है, हमारे सब्जेक्ट के लिए होता है, कंट्री के लिए है, दुनिया के लिए तो है ही है। फिर हमारी
जो साइंटिफिक प्रूफ होता है हमारे पास इस हमारी वर्क का कि हमने ये काम किया हुआ है, और इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता है और हमें इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सर्च करें, उनके लिए हम जो सॉल्यूशंस हैं वो दें। फिर हमें जॉब हंटिंग जो होती है वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जब हमारी जितनी ज़्यादा रिसर्चेस होंगी, जितनी ज़्यादा पब्लिकेशंस होंगी, जितने अच्छे जर्नल्स में होंगी, बाकी लोगों की निस्बत हमारा मेरिट हाई होगा। अच्छा, इसके अलावा हमें लेक्चरशिप के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो आजकल पेपर्स पब्लिश्ड होने की होती है। तो अगर हमारे पेपर्स पब्लिश्ड हैं मैक्सिमम, तो हमें वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जॉब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। HEC तब तक आपको PhD की डिग्री देती नहीं है जब तक कि HEC से रिकग्नाइज्ड X कैटेगरी के जर्नल में हमारी रिसर्च पब्लिश ना हो। तो इसलिए हमें उसमें पहले से हमें जब एक्सपीरियंस होगा मास्टर BS और MPhil लेवल पे रिसर्च पब्लिश करने का, तो तभी हमें PhD में एक्सपीरियंस होगा, तो जल्दी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, हमें साइटेशन रिसीव होती हैं, रेफरेंसेस लगते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली हमें मैसेज आते रहते हैं कि आपको फ़लाँ रिसर्चर ने साइटेशन दी है, और हमारा जर्नल भी बढ़ेगा, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम जगह जगह पे मेंशन होगा, हमारे मुल्क का नाम मेंशन होगा। इस तरह से हमें ये भी एक क्रेडिबिलिटी मिलती रहती है, हमारा कैरियर ऑटोमेटिकली बूस्ट होता रहता है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मालूमाती लगी हो, और आपको इस जो सैम्पल मैंने अभी आपको दिखाया था इस रिसर्च का, अगर आपको ये चाहिए हो तो मैंने लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन पे आप क्लिक करें। आपको HEC से जो रिकग्नाइज्ड जर्नल है उनका लिंक भी मिल जाएगा, और JCR की लिस्ट भी मिल जाएगी, और तमाम रेलेवेंट चीज़ें जो मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप मज़ीद कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिसर्च पब्लिश करने के लिए सबमिट करना चाहें, तो जिस जर्नल का भी मैंने किया है इसमें अगर आप कर देते हैं तो जल्दी ही पब्लिश होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमें इन मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और अपनी अगर एक थीसिस है उनमें से 2 रिसर्च बन सकती हैं, तो एक लोकल जर्नल में हम दे दें, कोई पता नहीं कल वो आगे तरक्की कर जाए और हमारी रिसर्च जो है उसकी क्रेडिबिलिटी हमें मिलती रहे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, मेरी ये वीडियो मालूमाती लगी हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।